डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रंगी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिगरिया से हरिचरण कसाना, साइंस टीचर। कल हमने उत्सर्जन तंत्र की बाह्य आकारिकी के बारे में देखा। उत्सर्जन तंत्र में हमने पढ़ा कि उत्सर्जन तंत्र में दो वृक्क उदर गुहा के अंदर कशेरुक दंड से चिपके हुए पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा चिपके हुए दो वृक्क उदर गुहा में स्थित होते हैं। उन वृक्कों में जैसा कि हमने देखा कि दाएं वृक्क की स्थिति बाएं वृक्क से थोड़ी सी ऊपर होती है। एक वृक्क की अनुदैर्ध्य काट से ये स्पष्ट होता है कि वृक्क की आंतरिक आकार की आंतरिक संरचना में दो प्रकार के स्तर दिखाई देते हैं। इन दो प्रकार के स्तरों में जो बाह्य स्तर है उसको वल्कुट, कॉर्टेक्स, और आंतरिक स्तर जो है उसको मध्यांश। एक वृक्क के अंदर लगभग 10 से 12 लाख वृक्क नलिकाएं उपस्थित होती हैं। इन वृक्क नलिकाओं को उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इन्हें नेफ्रॉन भी कहा जाता है। यदि वृक्क की आंतरिक संरचना में हम देखते हैं तो इन वृक्क नलिकाओं के वोमन संपुट भाग वल्कुट में, समीपस्थ भाग ग्रीवा भाग वल्कुट में और दूरस्थ और संग्राहक नलिका ये भी वल्कुट भाग में ही स्थित होते हैं। लेकिन वृक्क नलिका का हेनले लूप और कुछ हिस्सा नलिकाकार संरचना मध्यांश भाग में स्थित होती है। संग्राहक नलिकाओं के पुच्छ भाग सभी मध्यांश में लटके रहते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ को एकत्रित करके और मूत्र नलिका के स्कीपनुमा भाग में डालते हैं। एक वृक्क नलिका की संरचना का नामांकित चित्र अपन देखते हैं। एक नेफ्रॉन के चित्र में इस प्रकार से
एक नलिकाकार संरचना दिखाई देती है। यहाँ नीचे ये यू आकार की संरचना बनती है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इधर ये जो भाग है इस वृक्क नलिका का, ये बोमन संपुट भाग कहलाता है। बोमन संपुट। बोमन संपुट में अभिवाही धमनी प्रवेश करती है और अभिवाही धमनी बोमन संपुट में आकर के पतली पतली नलिकाकार संरचनाओं में बदल जाती है। ये सभी नलिकाएं मिलकर के एक सामूहिक नलिका का निर्माण करते हैं। इस सामूहिक नलिका को इसको कहते हैं अपवाही धमनी। अपवाही धमनी। और इसे कहते हैं अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी। इस वृक्क नलिका के इस नलिकाकार भाग को समीपस्थ नलिका इस यू आकार की संरचना को हेनले लूप या हेनले पास भी कह सकते हैं। इस हेनले पास की इस भुजा को अवरोही भुजा, अवरोही भुजा, और ये वाली जो हिस्सा है इसको आरोही भुजा, आरोही भुजा, इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसे संग्राहक नलिका कहते हैं। एक बार पुनः वृक्क नलिका के इस नामांकित चित्र में हम देखते हैं वृक्क नलिका के अग्रभाग कीपनुमा होता है
इस कीपनुमा भाग को बोमन संपुट कहते हैं। इस बोमन संपुट में अभिवाही धमनी आकर के लगभग 35 से 40 पतली पतली नलिकाओं में बदल जाती है। इस सामूहिक संरचना को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये सभी सूक्ष्म केशिकाएं या नलिकाएं मिलकर के एक सामूहिक नलिका का निर्माण करती हैं, जिसे अपवाही धमनी कहते हैं। जैसा कि आप थोड़ा चित्र में भी देख रहे हैं, अब अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से अधिक होता है। अभिवाही धमनी का व्यास अधिक होने से इसमें रक्त की आवक तो ज़्यादा होगी, लेकिन इधर से निकास कम होगा, तो इस स्थान पर रक्त दाब अधिक होगा। इस बोमन संपुट से नीचे जो नलिकाकार संरचना है, इसे समीपस्थ नलिका, यू आकार वाली संरचना को हेनले पास, जिसकी आधे हिस्से को आदि भुजा को अवरोही भुजा, और इधर जो दूरस्थ नलिका से संपर्क में रहती है उसको आरोही भुजा कहते हैं। दूरस्थ नलिका का संबंध संग्राहक नलिका से होता है, और संग्राहक नलिका से बहुत सारे वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित नलिका के सिरे इस संग्राहक नलिका से जुड़े होते हैं, और उत्सर्जी पदार्थों को इसमें एकत्रित कर लिया जाता है। कई संग्राहक नलिकाएं वृक्क के कीपनुमा भाग या मध्यांश के भीतरी स्तर में हाइलम क्षेत्र में कई संग्राहक नलिकाएं जाकर के खुल जाती हैं और उत्सर्जी पदार्थ को मूत्र नलिका के कीपनुमा संरचना में डाल देती हैं। एक वृक्क नलिका की कार्य प्रणाली को हम 3 पदों से समझते हैं। नंबर 1 है परानिस्यंदन। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वृक्क नलिका की कार्य प्रणाली, वृक्क नलिका की कार्य प्रणाली। भाई, एक वृक्क नलिका को, एक वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कह रहे हैं, तो एक वृक्क नलिका जो फंक्शन करेगी, जो काम करेगी, वो ही पूरी किडनी में पाई जाने वाली जितनी भी लगभग लाखों की संख्या में जो वृक्क नलिकाएं होती हैं, वो उसी फंक्शन को ये करेंगी। तो पहला पद है परानिस्यंदन। दूसरा है पुनरावशोषण। पुनरावशोषण, रीअब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं। नंबर 3 परानिस्यंदन, पुनरावशोषण, और नंबर 3 है श्रवण, जिसे सीक्रेशन कहते हैं। परानिस्यंदन से तात्पर्य यहाँ पर जैसे ही अभिवाही धमनी वृक्क नलिका के कीपनुमा संरचना बोमन संपुट में आकर केशिकाओं का जाल बनाती है, तो यहाँ रक्त दाब लगभग 70 mmHg के लगभग होता है। उच्च रक्तदाब होने के कारण, क्योंकि अपवाही धमनी का व्यास कम होता है और अभिवाही धमनी का व्यास अधिक होता है, तो रक्त की आवक अधिक और जावक कम होती है। ऐसी स्थिति में बोमन संपुट वाले क्षेत्र में इन भित्तियों की जो झिल्ली है, इन केशिकाओं की झिल्ली वो पतली होती है। यहाँ रक्त के साथ आए हुए उत्सर्जी पदार्थ छनने लगते हैं, और जो छनने वाला पदार्थ है उसे परानिस्यंद कहते हैं।
परा निस्यंद कहते हैं। वो निस्यंद ग्रीवा क्षेत्र के समीपस्थ नलिका से होते हुए और हेनले लूप की ओर आता है। अब यहाँ पर अपवाही धमनी समीपस्थ नलिका हेनले लूप इनके ऊपर होते हुए एक जाल जैसी संरचना बनाती है, बिल्कुल नेट जैसी। अब जैसे ही ग्लोमेरुलस जो निस्यंद है, अर्थात इस संरचना को हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, इसमें छनने वाला जो पदार्थ है उसको ग्लोमेरुलस निस्यंद कह रहे हैं। तो ये आगे जैसे ही बढ़ता है तो इस निस्यंद में छनने के साथ साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल और अत्यधिक मात्रा में जल की मात्रा यूरिन के साथ या यूरिया के साथ छन जाती है। उसको इसकी भित्तियां अवशोषित करके और पुनः इस अपवाही धमनी का जो जाल जैसी संरचना बनी हुई है इसमें दोबारा से डाल दिया जाता है। इसीलिए इसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ परानिस्यंद के रूप में यहाँ छनी हुई थी वो दोबारा से अवशोषित करके और इस अपवाही नलिका का जो जाल है इसमें डाल दी जाती है। ऐसी स्थिति में अब जैसे ही इसमें जो वृक्क नलिका है, अपवाही नलिका में यहाँ छनते समय कुछ पदार्थ और उत्सर्जी रक्त में रह जाते हैं। जो शुद्ध रक्त अपवाही नलिका से प्रवाहित हो रहा है, जो कोई भी पदार्थ रह जाते हैं उनको पुनः हेनले लूप और दूरस्थ नलिका में पुनः प्रवेश करा दिया जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को श्रवण करते हैं। और सभी वृक्क नलिकाओं से जो निस्यंद है, जो फिल्टर होकर आया हुआ प्रोडक्ट है, उत्सर्जी पदार्थ है, वो संग्राहक नलिकाओं में डाल दिया जाता है और उसको मूत्र नलिका के माध्यम से मूत्राशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, एकत्रित कर दिया जाता है और तंत्रिकीय क्रिया द्वारा, मूत्र त्याग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बाकी नेक्स्ट डे।